हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को समझने का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डीपीएसपी को शुरू किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को चालू किया था तथा ये समझ लिया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भागों में उनको बांटा गया है तथा 40 तक जो ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 तक हमने समझ लिया था। आज डीपीएसपी का सेकंड पार्ट है और आज हम सारे के सारे महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करें। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। देखो, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी में, उदारवादी में, गांधीवादी में। समाजवादी कैसे थे आपको बताया था मैंने। समाजवादी वो थे जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा था, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा था और उनके कल्याण की वहां पे बात की जा रही थी, वे समाजवादी थे। उदारवादी क्या थे, जिसमें उदारता दिखती हो सबके। यहाँ पे क्या था कि समाज के हर तबके का कल्याण हो। समाजवाद में समाज के हर तबके का कल्याण हो। उदारवाद में तबके और वर्ग, जाति, धर्म से मतलब नहीं था, सबका कल्याण हो, यहाँ पे ये बात है उदारवाद में। और गांधीवादी में क्या बात है, गांधी जी ने जो विचार रखे उनके आधार पर जिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिखा गया उनको गांधीवादी कहा गया। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे और समझते भी रहेंगे कि कौन सा देखो उदारवादी है, कौन सा समाजवादी है और कौन सा गांधीवादी है। तो 40 तक हम पढ़ चुके हैं। आज नंबर है 41वें का और अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। यानी कि जो संविधान है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 है, वो सरकारों को, राज्य का मतलब मैंने बताया था, राज्य का मतलब जब भी रखना है तो केंद्र सरकार मतलब देश से रखना है, देश से रखना है, ना कि किसी स्टेट से रखना है। तो राज्य का इसमें क्या बात कही गई है कि राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इसमें क्या बात है यहाँ पे कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता, यानी कि राज्य सरकार कुछ ऐसे प्रबंध करे जिससे लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, ठीक है, शिक्षा मिले और सहायता मिले, ऐसे कुछ प्रावधान करे, ये बात इसमें कही गई है। मैंने आपको बताया था जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो सलाह हैं, सरकारों को सलाह हैं, पर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबरदस्ती नहीं कार्रवाई करी जा सकती है उनके साथ में। ये शुड हैं, ये शुड है। शुड का मतलब चाहिए। सरकार को एक दिशा निर्देश है कि आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप इस दुनिया की कानून की सबसे सुंदर बुक पढ़ रहे हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है और इसी का फ़ायदा उठा के चालाक लोग देश में घटिया राजनीति करते हैं। तो चलिए फिर हमको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। विद्यार्थी का जो भी कुछ होता है उसका अध्ययन होता है, उसकी पढ़ाई होती है और लर्नेड इंसान बनना ही सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितना राज्य में सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मतलब कैसे, अर्थव्यवस्था से, यानी राज्य अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार काम, शिक्षा, बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी आदि संबंधी प्रावधान करे। अब संबंधी प्रावधान करे यानी कि काम दे लोगों को, ऐसा कुछ प्रावधान करे राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार जिससे लोगों को काम मिले। शिक्षा दे, शिक्षा देने का इंतजाम करे अपने सामर्थ्य पे सरकार। बुढ़ापे के लिए कुछ करके दिखाए, बुढ़ापे के लिए कुछ करके दिखाए, जैसे कि जो वृद्धावस्था है, जो व्यक्ति वृद्ध हैं उनको बहुत दिक्कत रहती है, वो कमा नहीं पाते, तो उनके लिए पेंशन व्यवस्था इत्यादि करे। ये देखो मैंने यहाँ पे पेंशन लिख भी दिया है। उसके बाद है बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करे। भाई ये देखो काम से रिलेटेड ही आ गया। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए सहायता प्रदान करे, तो ऐसे प्रावधान करे, ये बात कही गई है आर्टिकल 41 में। अब इसका प्रभाव कहाँ पे दिखाई देता है? इसका प्रभाव दिखाई देता है 2005 की एक बहुत प्रसिद्ध योजना है जिसका नाम है मनरेगा। जिसका नाम है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। यानी कि आपने सुना होगा
कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है कि वर्ष में कम से कम 100 दिन उसको काम मिले, और इसके तहत बहुत सारे काम करवाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, मनरेगा के तहत। तो ये योजना किसके अंतर्गत आती है? ये योजना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुझाव हैं, इनमें से कुछ पे सरकारों ने काम किया है, कुछ अभी अछूते पड़े हुए हैं, बट हम दोनों चीज़ों को समझते चल रहे हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि काम पाने का अधिकार, कार्य पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो बोल देना है सीधे आर्टिकल 41 के अंतर्गत काम पाने का अधिकार आता है। और देखो और भी क्या काम किया सरकार ने बीमारियों संबंधी भी मतलब बीमा योजनाएं निकाली, और उसके बाद मतलब सहायता भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सब चीज़ देखने में आती है। बुढ़ापे के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये सब चीज़ चल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो आर्टिकल 42 कहता है प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी प्रसूति, जो महिला गर्भवती है उसकी सहायता के लिए उपबंध बनाए जाएं, उसकी सहायता के लिए, चाहे उसमें जॉब करने वाली महिला के लिए जो गर्भावस्था के दौरान छुट्टियां हैं उनकी बात हो, या प्रसूति के समय, डिलीवरी के समय दी जाने वाली सुविधाएं हो, या गर्भावस्था के समय दी जाने वाली सुविधाएं हो, जिसमें न्यूट्रिशन दिया जाता है, आयरन कैल्शियम, पैसा थोड़ा दिया जाता है, आर्थिक सहायता की जाती है। और गर्भावस्था के बाद जब प्रसूति आती है, डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के समय सरकारी अस्पतालों में सुविधा देना, उनको एम्बुलेंस वगैरह सुविधा प्रोवाइड करवाना, उसके बाद फिर उनको औषधियाँ देना, और फिर उसके बाद भी भरण पोषण के लिए उनको भत्ते वगैरह देना, उन सब की बात के लिए आधार अगर कहीं पर है तो आर्टिकल 42 में है। और इसी को लागू करते हुए, इसी चीज को लागू करते हुए सरकार ने 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम को लागू किया। ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद ये देख लेते हैं, देखो आर्टिकल जो 42 है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? वो समाजवाद में दिखाई दे रहा है ना, यानी सभी के लिए, सबका कल्याण हो, हर तबके का कल्याण हो। उसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये विचार किनका है? ये विचार है गांधी जी का। गांधी जी बहुत ब्रॉड सोचते थे। हम लोग केवल देखो, मैं पिछले वाले लेक्चर में बोल चुका हूँ, गांधी जी, हम पहले लोगों को पढ़ें, लोगों के विचारों को देखें, तभी हम उनके बारे में बोल पाएँ। अगर कोई मतलब अनपढ़ आदमी है और उसके बाद क्वांटम फिजिक्स से बात पूछने लगे या रॉकेट साइंस से बात पूछने लगे, तो क्या कहेगा? उसने कभी रॉकेट देखा नहीं होगा तो बोलेगा अरे हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या, रॉकेट ऐसे आसमान में थोड़ी उड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आप उस व्यक्ति के बारे में जानें, पहले पूरा उनका अध्ययन कर लें। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक आपने सुना होगा, वहाँ पे जो चीज़ आ जाती है उसको मान लेते हैं, और ये सबसे घटिया आदत है। अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो पहले उसका अनुसंधान करें, उस पर उसके बाद विश्वास करें। तो गांधी जी के देखो कितना मतलब कल्याणकारी, ग्राम पंचायत 40 में ग्राम पंचायतों गठन की बात कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति, देश के हर एक व्यक्ति को सुशासन से जोड़ने की बात रख रहे हैं गांधी जी। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में बोल रहे हैं कि भाई कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो। जो ग्राम उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जिससे गरीब कर्मकारों को, जो गरीब काम मजदूर है बेचारे का, उसका भी भला हो, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दो। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं गांधी जी। उसके बाद गांधीवादी विचारधारा ये इसमें दिखाई दे रही है। आप ये मत समझना ये चीज़, ये मैं गांधी जी के विषय में बोल रहा हूँ कि मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ, आपकी ये गलत फहमी है। देखो, आवश्यकता पड़ने पर मेरी विचारधारा गांधी जी वाली भी है, पर उसके बाद उसके विपरीत आवश्यकता पड़ने पर मेरी सोच चंद्रशेखर आज़ाद जी वाली भी है। तो हनुमान जी वाला स्वरूप देखने को मिल सकता है। हनुमान जी कीर्तन भी करते हैं और कर्तन भी करते हैं, यानी कि सबका भला भी करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अगर उनको कटु शब्द या कठोर दंड देने का तो वो हनुमान जी की बात है। दंड देने का तो न्यायालय को अधिकार है, यानी कठोर शब्द के द्वारा अगर किसी को बताना हो तो उसमें भी भगवान की कृपा से मैं सक्षम हूँ। प्रेम से बोलना भी जानता हूँ, और जैसी जो वाणी बोलता है उसको उस वाणी में समझाना भी मैं जानता हूँ। इसलिए आप मुझे जज मत करना यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो, हाँ, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आर्टिकल 43 में बात हो रही है। अब कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, यहाँ इसमें क्या मतलब आ रहा है? यहाँ पे आर्टिकल 43 में बोला जा रहा है, सरकार बोल रही है कि जो कर्मकार हैं वो अपने निर्वाह के लिए जब मजदूरी करने जाएंगे तो सरकार या राज्य ऐसे
ऐसी दशाओं का, दशाओं मतलब ऐसे सराउंडिंग्स का, ऐसे माहौल का निर्माण करने का प्रयास करे जिससे वह कर्मकार आराम से अपनी निर्वाह मजदूरी को कमा पाए। यह बात यहां पे कही जा रही है। अब डायरेक्टली पूछा जाएगा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो बोल देना है आर्टिकल 43, और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात की जा रही है तो बोल देना है आर्टिकल 43। उसके बाद आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये आ रहा है समाजवाद में। देखो हर तबके का उद्योग कौन चलाते हैं, उद्योग एक मालिक होता है, उसके नीचे और कर्मचारी होते हैं, फिर उसके नीचे मजदूर होते हैं, मतलब बहुत बड़ा एक संघ होता है उद्योग चलाने में। अब उद्योग में जो ऊपर बैठे हैं वो अमीर आदमी है, जो नीचे कर्मचारी है मजदूर है वो गरीब आदमी है। तो समाजवाद हमेशा गरीब और अमीर के बीच का अंतर खत्म कर देना चाहता है, ये अवधारणा है समाजवाद की। तो आर्टिकल 43 क्या कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मकार हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी भाग लेने का मौका दिया जाए। ऐसे कुछ कानून आए, ऐसे कुछ नियम आए। ऐसा ना हो कि बस कर्मकार क्या करते रहें, कर्मकार काम करते रहें और ऊपर के लोग बैठ के बस एडमिनिस्ट्रेशन देखते रहें। प्रबंधन, प्रशासन, ये सब चीज़ क्या होती है? प्रशासन, प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देखें, मैनेजमेंट में उनको भी भाग दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी भाग दिया जाए। ये बात बोली जा रही है आर्टिकल 43A में। आई थिंक आपको बात में समझ में आ रही होगी। उसके बाद आर्टिकल 43B यानी ख, ये गांधीवादी विचारधारा में है। देखो गांधी जी पहले बात कर रहे हैं कि सबको सुशासन से जोड़ो, ग्राम पंचायतों का गठन करो। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई कुटीर उद्योगों को लगाओ, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की दशाओं को उत्पन्न करो। और उसके बाद बोल रहे हैं कि सहकारी समितियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संबंधी कानून बनाएं। सहकारी समितियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण। अब सहकारी समिति क्या होती है? समिति क्या होती है? कमेटी होती है। कुछ लोग जब मिलकर, सहकारी का मतलब होता है मिलकर, सहकारी का मतलब है मिलकर, जब कोई समिति बनाते हैं, कोई संघ बनाते हैं, उसको सहकारी समिति बोला जाता है। आप बोलोगे क्या बात बोल रहे हो, अगर 10 आदमी बैठ के बात करेंगे तो सहकारी समिति हो जाएगी। आपकी बात सही है, मेरी बात पूरी तो सुन लो मेरे भाई। सहकारी समिति में कुछ लोग मिलकर एक संघ बनाते हैं जो आपस में अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं सहकारी समिति। यानी 10-5 लोग मिल जाएंगे आपस में और एक समिति बना लेंगे और कहेंगे कि भाई हम सब लोग मिलके काम करेंगे जिससे हमें आर्थिक लाभ होगा, इसको बोलते हैं सहकारी समिति। तो आर्टिकल 43 में बात बोली जा रही है कि राज्य सरकार सहकारी समितियों के प्रबंध, राज्य सरकार नहीं, माफी चाहता हूँ, फ्लो में कई बार निकल जाता है, राज्य यानी कि सरकारें सहकारी समितियों के प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रशासन संबंधी कुछ नियम कानून बनाए और लोगों को प्रोत्साहित करे सहकारी समितियों के निर्माण के लिए। दी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में बहुत सुना होगा बट मैं आपको समझा देता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान नागरिक संहिता। यानी कि आपने देखा होगा भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्मानुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं है, वो कर सकते हैं। कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन हैं जो संविधान के अनुसार चलते हैं। पर समान नागरिक संहिता किस तरह की बात करती है कि यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। किसमें? विवाह संबंधी कानून एक जैसे रहेंगे, तलाक संबंधी कानून एक जैसे रहेंगे, गोद लेना और इसके अलावा भी गोद लेना हो, इकरारनामा हो, मतलब कुछ भी जो है वो सब एक समान रहेगा। जैसे कि इसका मोटा एग्जाम्पल जैसे मैंने आईपीसी में पढ़ाया था, आईपीसी में विवाह संबंधी अपराधों में आता है, यदि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार बात आती है, यदि हिंदू व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है और उसके जीवित रहते वह विवाह कर लेता है दूसरा, तो वह अपराधी हो जाएगा। जबकि एक मुस्लिम व्यक्ति यदि स्वेच्छा से पहली पत्नी के रहते दूसरा, दूसरी पत्नी के रहते तीसरा या अधिक भी विवाह कर लेता है तो वह उनके जो लॉज हैं, जो उनके रिलीजियस लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ये बात आ रही है किसमें? आईपीसी में। बट इसका उल्टा गलत है। अगर मुस्लिम पुरुष ऐसा करता है तो अपराधी नहीं होता, अगर मुस्लिम महिला ऐसा करती है कि पति के रहते दूसरा पति कर लेती है तो वह अपराधी मानी जाती है। ये कानून में बातें लिखी हुई हैं। बट यदि क्या होगा, समान नागरिक संहिता लागू की जाती है
तो फिर हिंदू व्यक्ति भी एक विवाह करता है, मुस्लिम भी फिर एक ही विवाह करेगा, और भी जो रिचुअल्स हैं जो अलग हैं वो भी अलग हो जाएंगे। हिंदुओं को यदि तलाक लेना पड़ता है तो उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। आपको पता है कि ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है, इंडिया में बैन कर दिया गया, और तमाम कंट्रीज में ट्रिपल तलाक बैन है। ये चीज़ अब ये क्या हो जाएगा, फिर जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो फिर एक समान सबके लिए नियम रहेंगे। यह है समान नागरिक संहिता। गोद लेने के जो अलग अलग नियम हैं वो सब एक जैसे हो जाएंगे, सब व्यक्ति एक समान रूप से कानून की निगाह में आ जाएंगे। इसको बोला जाता है समान नागरिक संहिता। इसके ऊपर भी सरकार अब विचार कर रही है। ये होना ना होना अब सरकार के ऊपर है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो लोगों को लगेगा, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ चीज़ों को, पर लोगों को लगेगा कि ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है और मुझे गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे भी मंदबुद्धि के लोग कई बार कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं, पर हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। अपने आप को कानून को पढ़ना है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान ही किसी राष्ट्र के भगवान की तरह से होता है, और हमारे लिए भी संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 45 में बात आती है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 45 में ये बात कही कि बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना, भैया इनको पढ़ाना, इनको निःशुल्क पढ़ाना और अनिवार्य शिक्षा देना। तो सरकार ने 2002 में ये बात सुन ली, और सरकार ने 2002 में ये बात सुन ली जब, तो उन्होंने कहा कि भैया हम संविधान में 86वां संविधान संशोधन करेंगे, और 86वें संविधान संशोधन को करने के साथ जो मूलाधिकार हैं, और मूलाधिकार में जो आर्टिकल 21 है जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसमें अमेंडमेंट करेंगे और जोड़ेंगे एक अनुच्छेद 21A, उसमें जोड़ेंगे अनुच्छेद 21A, जिसको नाम दिया जाएगा शिक्षा का अधिकार, और उसमें हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 46 में बात करते हैं, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। गांधी जी बोल रहे हैं कि देश में जो शेड्यूल कास्ट हैं, जाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं तथा अन्य दुर्बल वर्ग हैं, राज्य उनके शिक्षा और उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उठाए। यानी कि राज्य एसटी, एससी और दुर्बल वर्गों की शिक्षा के बारे में ध्यान दे, कोई नियम कानून बनाए और उनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कानून बनाए। देखो कितना अच्छा गांधी जी सबके बारे में सोच रहे हैं, कितने कल्याणकारी राज्य की स्थापना गांधी जी करना चाह रहे हैं। और भी मैं आपको बात बताता हूं, आर्टिकल 48 में आ जाते हैं। आर्टिकल 48 भी गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित है। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र को अच्छा बनाना है तो कृषि और पशुपालन के संगठन को मजबूत करना होगा। देखो ये लोग ऐसे ही नहीं हैं, ये लोग लर्नेड लोग हैं। आप इनको पढ़ोगे, इन्होंने दुनिया देखी थी उस समय, और आप एक कमरे में बैठ के इनको गालियां दे सकते हैं, बट इनके विचारों को हमको जानना चाहिए और इनके विचारों को हमको समझना चाहिए। अगर इनके विचारों को, इनकी बातों को हम अपने अमल में लाते हैं तो हम वास्तविकता में भारतवर्ष को विश्व गुरु की धरोहर के रूप में सजो सकते हैं, भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग ये चीज़ नहीं चाहते हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। उसके बाद है आर्टिकल 48 में गांधी जी के विचारधारा संबंधित जो है कृषि और पशुपालन का संगठन, ये बात की जा रही है कि कृषि पे ध्यान दिया जाए। भारत कृषि प्रधान देश है। अब देखो भारत की जीडीपी को मजबूत करने के लिए कृषि को ही बल दिया जाना आवश्यक है। अब कृषि को बल कहां से दिया जाएगा? हमेशा से हमारी कृषि गौ आधारित कृषि रही है, गाय के ऊपर आधारित कृषि रही है। अब गाय के मलमूत्र से जो खाद बनता था उसको खेतों में डालते थे, फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती थी और बहुत उन्नत किस्म की फसल हमको पैदा होती थी। और अब देखो हम लोग उर्वरक डाल रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, पर हमको उससे पैदावार अधिक हो रही है, हमको लग रहा है हमारा विकास हो रहा है। बट आप देखिए जो किसान ये चीज़ उगा रहे हैं वो खुद भी वही रासायनिक खाद से उत्पन्न जो अनाज है, धान है, उसको खा रहे हैं। उसको खा करके बीमारियां हो रही हैं, और बीमारियां हो रही हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर भारत में बढ़ रहा है। कैंसर में भारत अग्रणी देशों में शामिल होता चला जा रहा है। कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो रासायनिक खादों से उत्पन्न फसलों के कारण ऐसा हो रहा है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले गौ आधारित कृषि होती थी, गाय के गोबर से, मूत्र से काम चलता था, गाय का दूध होता था। पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में
आज इंडियन नस्ल के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली अगर कोई गाय है तो वो राजस्थान के गिर क्षेत्र में पाई जाने वाली गिर नस्ल की गाय है, जो 120 लीटर तक दूध दे सकती है और दे रही है। और सामान्यतः भी गिर नस्ल की गायें 38 से 40 लीटर दूध तक दे देती हैं यदि उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। और मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जो ये मिश्रित नस्ल है, जो फ्रीजन बन गया और जर्सी बन गया, ये तमाम तरह की जो गायें इस तरह से बन रही हैं, इन गायों का जो दूध है वो मधुमेह के लिए यानी डायबिटीज़ को बढ़ाता है और बीपी करता है। जबकि इसके उलट यदि भारतीय देसी गायें जो होती है, मतलब इंडियन ओरिजिन की जितनी भी गायें हैं उसमें बहुत सारी गायें आती हैं, आप सर्च करिए तो अगर आप उनका दूध पिएंगे तो A2 टाइप दूध होता है, वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी को होने नहीं देता। और जो गाय का रीढ़ वाला हिस्सा होता है उसमें माना जाता है स्वर्ण नाड़ी होती है, इसीलिए गाय जब धूप में खड़ी होती है तो गाय के दूध का रंग पीला होता है और गाय के घी का रंग भी बिल्कुल पीला होता है, क्योंकि वह स्वर्ण युक्त होता है और आदमी बहुत लंबी आयु जी सकता है। अब आप अच्छी जॉब पाके अच्छा काम तो कर सकते हैं, खूब रुपए पैसे कमा सकते हैं, पर स्वास्थ्य आपको इंडियन कल्चर में ही देखने को मिलेगा। ये मेरे विचार नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रही रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। ब्राज़ील ने और हॉलैंड ने तो अपने पूरे के पूरे गौवंश को भारतीय गौवंश से रिप्लेस कर दिया है, बट भारत में इस चीज़ की जागृति अभी थोड़ी कम है। तो अभी देखो, अब गांधी जी जानते हैं क्या करना है। तो अभी गाय से क्या होता था, अब गाय दूध दे रही है, घी दे रही है, गौमूत्र गोबर उनसे सब खाद वगैरह सब काम चल रहे हैं, जो उनसे बछड़े पैदा हो रहे हैं वो कृषि को जोतने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बात है। और गाय की नस्लों का रक्षण, गाय की नस्लों का रक्षण, उनका सुधार और उनके वध का प्रतिषेध, ये बात गांधी जी ने कही थी। देखो, भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जागा उसका मूल आधार ही था गाय का वध करना, गाय का वध करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गौ को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत ज़्यादा आदरणीय माना गया है, माँ का दर्जा दिया हुआ है भारत में। इतना प्रकृति प्रेम भारत में दिखाई देता है, इंडियन कल्चर में दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो सन्यासी विद्रोह हुआ। आप हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। और इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो गाय के वध का निषेध करवाना था। परंतु भारत भूमि पर आज भी गौवध होता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये कोई भी रिलीजियस बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ये बात आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि भारत की इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए गाय का रक्षण होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो रिपोर्ट के साथ विद डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। बट हम आगे बढ़ते हैं। तो गाय की रक्षा का जो नस्लों का रक्षण था, आप नस्लों का रक्षण ये है कि अगर देसी गाय हैं तो देसी गाय के सांड से ही उसको क्या मतलब बोलते हैं ना, उसको प्रेग्नेंट किया जाए, अगली पीढ़ी के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, हमारे क्षेत्र में बोलते हैं कि उसको नए दूध करना, ऐसे बोला जाता है हमारे क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में कुछ और बोला जाता होगा। तो ये किया जाए, उनकी नस्लों का सुधार किया जाए, ये बात रखी आर्टिकल 48 में गांधी जी ने। उसके बाद आर्टिकल 48A में जो उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, उसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की जाती है। यानी कि राज्य को ये सलाह दी जा रही है कि आप पर्यावरण का संरक्षण भी करें, उसका संवर्धन भी करें, साथ में वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करें आप। तो इस चीज का प्रभाव देखने में आता है पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और अगर जो आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है कि उनके मूल विधि के सिलेबस में ये अधिनियम हमको पढ़ना है। और उसके बाद आर्टिकल 49 में चले जाते हैं। आर्टिकल 49 बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और जो वस्तु हैं उनका संरक्षण किया जाए। राष्ट्रीय महत्व के, देखो आपने देखा होगा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है और ताजमहल हैं, तमाम मंदिर हैं और मतलब बहुत सूर्य कोणार्क मंदिर हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनसे राष्ट्र की झलक दिखाई देती है, जिससे राष्ट्र की मिलीजुली संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे कोई स्मारक हो, ऐसा कोई स्थान हो या ऐसी कोई वस्तु हो, उसका संरक्षण किया जाए, ये बात बोली जा रही है आर्टिकल 49 में। और उसके बाद आर्टिकल 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आपको पता है कि 3
जो विभाग हैं वो काम करते हैं विधि के शासन के अंतर्गत। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका वो निकाय होती है जो कानून बनाने का काम करती है, केंद्र में यह काम संसद करती है तथा राज्यों में यह काम विधान मंडल करता है। जबकि कार्यपालिका में क्या होता है, हमारे लोक सेवक आते हैं जिसमें कैबिनेट भी शामिल होता है। जो कानून विधायिका ने बनाए हैं उनको लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, यानी कि कार्यपालिका का है। और जो इनको नहीं मानता कानूनों को, उनको दंड देने का काम किसका है, उनको दंड देने का काम न्यायपालिका का है। तो अभी इसमें क्या बात रखी गई, देखो जो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं, राज्य में भी मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्री हैं, वो विधायिका में भी हैं क्योंकि वो संसद में बैठ रहे हैं और क्रमशः वो विधानमंडल में भी बैठ रहे हैं। तो वो दोनों जगह हैं, यानी कार्यपालिका और विधायिका मिश्रित है। जबकि आप ये चीज ध्यान दीजिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल पृथक पृथक हैं। कोई भी व्यक्ति जो कार्यपालिका से संबंधित है वो न्यायपालिका का नहीं हो सकता, ये चीज आप गौर फरमाइए। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात यदि कहीं पर आती है तो आर्टिकल 50 में आती है। और लास्ट आर्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी का, वो है आर्टिकल 51। आपको केवल याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, ये सलाह दी जा रही है। ये सलाह दी जा रही है आर्टिकल 51 में। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहां पे आ रही है, तो आपको बोल देना है आर्टिकल 51 में आ रही है। उम्मीद है लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।